Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's start this course, Finance for Technical Managers. I am Muhammad Farooq Baloch. अरुण ये मूव नहीं कर रहे। अच्छा कीबोर्ड यूज कर। अच्छा जी। So introduction of tutor. I am currently heading this department of Management Sciences. I am head of undergrad program in Sir Syed Case University. I have been ex-founder principal of PAC Islamabad, which is a very premier institute of chartered accountants in Pakistan. He's one of the finest and oldest institute in Pakistan. So ex-director CP, and I have been associated with IBA Karachi. So this is my profile. I'm corporate trainer. So these are the institution where I served as a corporate trainer. So a lot of things are there. So this is my teaching experience. Alhamdulillah, Islamabad और पिंडी की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो बच पाई हो मुझसे। So चलें जी, सारे मुतासरीन में शामिल हैं। और इसके अलावा मैं जो फाइनेंस का जो हमारा होता है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं ACCA, CA, CFA, CMA, ICMA, I mean lot of things. So let's start lecture 1. So what is finance? We are talking about finance is art and science of managing the money or money related matters. So science क्या होती है जी? हमने बड़ी डिबेट की कि साइंस क्या होती है, तो काफ़ी अच्छे आंसर मिले। साइंस में there are certain principles, certain rules, certain processes. एक प्रोसेस होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे ही होता है ना भाई। लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो प्रोसेस होगा ना, उसको फॉलो करेंगे। आर्ट्स में कोई प्रोसेस नहीं होता। एक आदमी पेंटिंग कर रहा है तो उसका कोई प्रोसेस होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, नो। ठीक है। साइंस जो होती है वो सब ऑब्जेक्टिव होती है। आप H2O मिलाएं तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। मैं बनाऊं तो पानी बनेगा। सर बनाए तो H2O क्या बनेगा? पानी बनेगा। लेकिन आर्ट्स में क्रिएटिविटी होती है, स्किल्स होती है, जैसे आपने कहा। करने वाले का एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है आप करें तो दूध बने, मैं करूं तो पानी बने। गेटिंग माय पॉइंट? यानी पेंटिंग ही कर रहे हैं ना आप। एक आदमी पेंटिंग कर रहा है, उसकी शायद कोई खरीदने को तैयार नहीं, और एक पेंटिंग कर रहा है, वो $1 मिलियन की पेंटिंग सेल हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें आर्ट्स में क्या होती है? आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी आप ला सकते हैं। लेकिन साइंस के नॉलेज में जनरली क्रिएटिविटी नहीं होती। सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टन रूल्स होते हैं। सो फाइनेंस इज बोथ। क्या मतलब? इसमें कुछ रूल्स भी हैं, कुछ प्रोसेसेस भी हैं, कुछ फार्मूले भी हैं। वो फार्मूला मैं यूज करूं, हारून यूज करे, फरोख साहब यूज करें, कोई यूज करे, आंसर सेम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कहीं ऐसी भी है कि कहीं कहीं क्रिएटिविटी की जगह भी है, और कहीं कहीं रूम है कि आप अगर ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, ज्यादा स्किलफुल हैं, तो आप मुझसे बेहतर अंदाज पे कर पाएंगे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इसकी मैंने ये सारी जो जिसे डिस्कस की इसकी स्लाइड्स है। अच्छा, अब देखें, इफ इसको हम फाइनेंस भी कहते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो व्हाट इज फाइनेंशियल? पहले तो दो वर्ड है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू मनी, मनी रिलेटेड मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम जनरेशन, ये मनी रिलेटेड है ना। इनकम किस में होती है? मनी में होती है ना। एक्सपेंस किस में होता है? मनी में। सेविंग्स किस में होती है? मॉनेटरी टर्म्स में, मनी में। मनी सिर्फ कैश नहीं है, प्लीज। वेल्थ आपकी सिर्फ कैश नहीं है। आई होप कि मेरी बात समझ। गोल्ड भी है, पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों की करेंसी भी है, इवन और भी बहुत सारी चीजें, हम उस पर आएंगे। अच्छा, अब देखें इसमें क्या बात होगी? इनकम को जनरेट करने की, एक्सपेंस को रिड्यूस करने की, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हवाले से। ये मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूं। आपको पता है दो तरह की फाइनेंस है। एक है पर्सनल फाइनेंस
और एक है बिजनेस फाइनेंस। फंडामेंटल दोनों के सेम है। सर मेरी तरफ तो जो है ना आपकी, प्लीज। तो एक है पर्सनल फाइनेंस, जिसमें क्या है, मेरी और आपकी जिंदगी के मामलात, कैसे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए, हम रिटायरमेंट की बात क्या करेंगे, हम एक्टिव इनकम कैसे अर्न कर रहे हैं, पैसिव इनकम कैसे अर्न करेंगे। ये भी बहुत, मैं समझता हूं कि जितने भी आजकल ये पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करते हैं ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैसों के। अगर देखिए पैसे होंगे तो सारी चीजें चलेगी ना। वो कहते हैं ना, जिंदे घर कमले होंगे, जिंदे घर दाने होंगे कमले भी सियाने। दिस इज फैक्ट ना। और इसमें हदीस भी है कि जो गुर्बत है वो इंसान को कुफ्र के पास लेके जाती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है भाई? मनी। और ये ऐसे क्या है, मनी इटसेल्फ, वेल्थ हराम नहीं है इस्लाम में, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये क्रिश्चियनिटी से हो सकता आया हो, जहां पे वो दुनिया को छोड़ के नन्स बन जाते हैं और वो अलहदा चले जाते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम के जो साहबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आप उनको पढ़े, उनकी वेल्थ शायद इस वक्त बिल गेट से भी ज्यादा थी। अब जब हम उसको कन्वर्ट करें, दौलत, वेल्थ, मनी इटसेल्फ बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा भी बनाता है और उसका बुरा भी बनाता है। इसी के जरिए तो लोग जन्नत खरीद सकते हैं, जैसे साहबा कराम ने किया। मैंने एक साहबी के नाम लिया, और भी बेशुमार साहबा थे जो कि जब फतुहात हुई तो उनके पास बहुत माल था। हो सकता है वो आजकल बिल गेट्स भी उसको ना पहुंच रहा। और मैं अब्दुर्रहमान को तो मैं कन्फर्म हूं, मैं रिसर्च के साथ आया। उन्होंने कहा कि उनकी अगर वेल्थ को आप ट्रांसलेट करें तो वो बिल गेट्स से ज्यादा थी। क्लियर? तो अच्छा, तो पर्सनल फाइनेंस पे उसमें भी बात करूंगा, क्योंकि आप लोग उससे, तो मैं बात कर रहा था जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेल्थ मैनेजमेंट है, पर्सनल फाइनेंस को। तो जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो पर्सनली भी आप कर सकते हैं। उसका आज मैंने सुबह मैसेज किया था कि क्लास मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फंडामेंटल्स यहां मैं पढ़ाऊंगा वो पर्सनल फाइनेंस के लिए भी है, वो बिजनेस फाइनेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है? तो अच्छा, अब पहले टर्म था फाइनेंस, अब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है आप लोग मुझे बता चुके हैं। मैनेजमेंट की एक सादी सी डेफिनेशन भी है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। आप इतना लिखे नहीं, बस नोट्स ले लिया। अगर आपने कौन सा किसी का पीए बनना है, माशाल्लाह आपने मैनेजर ही बनना है, तो ये स्किल पीए की होती है, ठकाठक लिख रहे हैं। कंसंट्रेट करें, सुने, पार्टिसिपेट करें। ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं अल्लाह ने इंसान के अंदर पहले से डाल के रखी है। मेरा काम सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना है। डॉर्मेंट है, सोई हुई है सारी चीजें, मैंने उसको निकालना है और उसको मैंने, वो कहते हैं ना, मोतियों में परो देना और धागा बना देना। टीचर का काम ये होता है, नॉलेज पहले से है। ठीक है? और आजकल तो सबसे बड़ा उस्ताद गूगल है कि नहीं है? यू कैन फाइंड, या यूट्यूब है, यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस, राइट? तो इसलिए जरा फोकस करें, इसको समझें। मैनेजमेंट का जो सबसे आसान तरीका है उसको डिफाइन करने का, वो है गेटिंग द थिंग्स डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी चीजों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करा लेना, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है? ये इफेक्टिवली क्या होता है? मीटिंग द पर्पस। एक्सेलेंट। गोल को हासिल कर लेना, इफेक्टिवनेस। मैंने टारगेट सेट किया, प्लीज अब सर सुनिएगा, मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा। मैंने कहा मेरी कंपनी ने अगले साल 10 लाख कमाना है, मेरी कंपनी का ये टारगेट है। अगर मैंने टारगेट अचीव कर लिया तो आई एम इफेक्टिव। So what is effectiveness? It is concerned with the meeting of the objective. अगर आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, you are effective. ठीक है ना? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा चले। तो दूसरी चीज एफिशिएंसी क्या होती है? स्मार्टली। गुड। थोड़ा और एक्सप्लेन करें। गुड, एक्सीलेंट। बस यही इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप एफिशिएंसी के लिए। ठीक है? क्या होता है, हम कहते हैं जी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्या मतलब है इसका? बिजली कम लेता है, कूलिंग ज्यादा करता है। हम गाड़ी की एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं? पेट्रोल इनपुट है, वो आप इंजीनियर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। सो एफिशिएंसी इज बेसिकली माइलेज जो आपको मिल रही है।
कम से कम पैसों के साथ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और अपने टारगेट को मिला लेना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मैं जरा आज आपको फिलोसफाना या फिलोसफिकल डिस्कशन करना चाहता हूं और दिमाग की जो ग्रह हैं वो खोल दूं कि फाइनेंस है क्या, फिर उसकी तरफ आएंगे कोर्स की तरफ। पहले जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं वो जरा क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम उस पर कर पाएंगे। सर तवज्जो है ना मेरे आपकी तरफ, मेरी तरफ? मैं माइंड कर जाता हूं अगर तवज्जो नहीं देंगे ना। आप अज्यूम करेंगे 3 घंटे में दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी हूं, उसके बाद जो मर्जी आप कहने बात, ठीक है। तो अब हम कह रहे थे कि देखिए आपने एक तो अपना गोल अचीव करना है, ठीक है, गोल अचीव करना है जो आपने प्लान सेट किया है, और कम से कम पैसों के साथ करना है, कम। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, ये अभी जो मैंने कहानी सुनाई आपको, ये ऐसे नहीं है। फाइनेंस में एक आपने टर्म सुनी होगी, ROI, ये वही कहानी है। मैं अभी आपके सामने, आपने बड़ी सुनी होगी जी, इस प्रोजेक्ट की ROI इतनी है, फलां की ROI इतनी है। तो वो क्या है? वो यही एफिशिएंसी है। समझ आइए क्या है? इस पे आगे आते हैं। ये देखें, प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? टेक्निकल इनपुट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? आउटपुट है, या नेट आउटपुट है, यूं कह लें, नेट आउटपुट है। नहीं समझ आई? तो फिर ये क्या है? ये एफिशिएंसी नहीं मेजर कर रहा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मेजर कर रहा है? एफिशिएंसी, के पैसे लगाए कितने थे और उस पर हमें कितना रिटर्न मिला। तो जितनी भी मैंने बातें की, मैं उसको न्यूमेरिकली, इंपीरिकली प्रूफ करके बताऊंगा कि फाइनेंस में कोई कहानी नहीं है। अच्छा जी, एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। देखिए, एक शख्स ने 4 मिलियन का प्लॉट बाय किया और उसको 1 साल के बाद 5.3 मिलियन का सेल कर दिया। अच्छा, इस पर जब वो सेल करेगा तो गवर्नमेंट की कोई टैक्स देगा, और प्रॉपर्टी डीलर तो आपको पता है वो तो जालिम है, वो छोड़ते नहीं है, तो वो कमीशन भी लेंगे अपना। तो वो कमीशन वगैरह पे करने के बाद वो उसका 0.3 मिलियन था सारा टैक्स मिला के। तो अब हम इसकी ROI मेजर करना चाह रहे हैं। तो देखें, ग्रॉस प्रॉफिट 5.3 यानी 5.3 मिलियन का सेल किया, बाय कितने का किया था? 4 मिलियन का। तो कितने पैसे उसको सेविंग हुई? 1.3 मिलियन। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। आप एक टर्म सुनते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये ग्रॉस है। और नेट प्रॉफिट क्या है? कि वो जो खर्चे हैं बाकी निकाल दें। कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ से। तो अच्छा, इसमें से हमने वो टैक्स और कमीशन निकाल दिए, तो हमें, इसे मैं उर्दू में कहूं तो साफी जो बचत हुई है हमें, वो 1 मिलियन हुई है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द रेलिवेंट एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉफिट। सो वी गॉट 1 मिलियन, और इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी? तो आंसर क्या आया? 25%। दिस इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड इट एक्चुअली मेजर्स द एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी? के 4 मिलियन पे आपने कितना कमाया। अच्छा, ये बताएं, हायर अच्छी होगी या लोअर? ROI हायर अच्छी होगी। क्लियर है? तो अभी हमने सिर्फ ये बात की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हाट? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली managing your resources, achieving your targets or meeting your targets by using least possible resources. This is all about financial management. क्लियर जी? सर आप थोड़ा सा बता देंगे, अभी हमने डिस्कस किया, मेरी एक आदत है मैं क्लास में रिपीट कराता हूँ, उससे ये होता है कि याद रहता जाता है। हमने क्या डिस्कस किया अभी? ROI नहीं, मैं आपसे नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ जी। हाँ, थोड़ा सा हमें बस ब्रीफ कर दें। एग्रीड, ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हमें ये बताइए कि जो एफिशिएंसी की बात कर रहा था, या फाइनेंस की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इफेक्टिव, इसको थोड़ा सा 2 लफ्जों में बता दें, फिर हम आगे चलें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है कि इफेक्टिवली
एंड एफिशिएंटली मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करना या गुड, मैनेज करना। बिल्कुल। तो इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस ये है यानी अपने जो सर आप सुनते रहेंगे, आपके लिए मैं रिपीट करा रहा हूँ जो लेट आए हैं। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस है ये अपने टारगेट्स को अचीव करना। गुड, यानी आपने अगर मैंने टारगेट रखा कंपनी का या पर्सनल कि मैंने इस साल 2 मिलियन कमाना है, तो ये मेरा टारगेट है, अगर मैं उसको मीट कर जाऊं तो मैं क्या होऊंगा? इफेक्टिव। एफिशिएंसी ये है यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड अचीविंग मोर प्रॉफिट। एक्सलेंट, कि यानी आप कम से कम रिसोर्सेज, यानी कम से कम रिसोर्सेज मीन कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। तो एफिशिएंसी आप बताइए, कौन बताएगा? आप बताएं। एफिशिएंसी जो है उसके लिए कोई मेजर भी है फाइनेंस में? नहीं, ठीक है, उसके लिए कोई मेजर है, कोई फार्मूला है एफिशिएंसी को मेजर कर? उसका नाम क्या है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिपीट कराने से ना तो ये इसमें ना वो यही याद हो जाता है, तो फिर आपको घर जाके जहमत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, घर और भी बहुत सारे काम होंगे। ठीक है, सो ROI मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज दिस? सिंपली इट्स मेजर द एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या है? इनपुट नीचे है विच इज इन्वेस्टमेंट, एंड आउटपुट जो प्रॉफिट है वो ऊपर है। 25% मीन फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड यू आर एबल टू अर्न 25 एज प्रॉफिट। सिंपल, 25% का ही मतलब हुआ ना। फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड यू आर एबल टू जनरेट 25 रुपीज एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ROI आपने बड़ी सुनी होगी, आज हमने इसको कैलकुलेट भी कर लिया बाकायदा। हम ये तो सिर्फ ओरिएंटेशन है ना, इब्तदा है इश्क है, देख होता है आगे, देख होता है क्या क्या। ठीक है, तो अच्छा अब हम बात कर रहे थे जी मैनेजमेंट। एक और डेफिनेशन भी है। देखिए अभी तक जो हमने बात की, मैं उसको जरा सम अप कर दूं। हमने 2 डेफिनेशन अभी तक की हैं। एक है आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी, फिर मैंने आर्ट्स पे भी बात की, साइंस पे भी बात की, आपने भी बताया, उसको हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आर्ट क्या होती है? जिसमें स्किल्स मैटर करती है, जिसमें क्रिएटिविटी होती है। साइंस क्या होता है? एक सर्टन रूल्स हैं, एक सर्टन प्रिंसिपल्स हैं, सर्टन प्रोसेस है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो फाइनेंस में कुछ रूल्स भी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ प्रोसेसेस भी हैं। वो आप करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, मैं करूंगा तो वही रिजल्ट आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम साइंस आर्ट भी, सॉरी फाइनेंस आर्ट भी है, उसके अंदर स्किल, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। उसका मतलब है कि अगर मैं ज़्यादा क्रिएटिव हूँ तो बहुत अच्छा फाइनेंस मैनेजर बनूंगा, या कोई कम है तो वो कम बनेगा। तो फाइनेंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ये मेरी पहली डेफिनेशन थी आज की। दूसरी हमने ये पढ़ी कि जी अगर फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है या फाइनेंस है वो बेसिकली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। चूंकि फाइनेंस से रिलेटेड है तो इफेक्टिवनेस होती है कि आप अपने टारगेट को अचीव करें, और एफिशिएंसी है कि कम से कम रिसोर्सेज के साथ करें। ये दूसरी 2 डेफिनेशन होगी जी। किसी भी प्रोजेक्ट की अगर फाइनेंस को यूटिलाइज, वो फाइनेंस को सिर्फ फाइनेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में हम देखें बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन तो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर वो करेंगे। जैसे फाइनेंस का क्या? नहीं, फाइनेंस सारी चीज तो फाइनेंस करेगी ना। मैनेजर तो डिफरेंट हो गया ना, मतलब रिसोर्स जो यूज कर रहा है हाँ। अदर पर्सन। नहीं, हम फाइनेंशियल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, हम पैसों की बात कर रहे हैं, हम HR की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मनी की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो रिसोर्स है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? फाइनेंशियल रिसोर्सेस की, पैसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहां हमारी डिस्कशन चूंकि फाइनेंस से रिलेटेड है, वैसे आइडियली सब रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो सब रिसोर्सेज को कम से कम करें, लेकिन चूंकि हमारी डिस्कशन स्पेसिफिक है फाइनेंस, तो इसलिए हम फाइनेंस की बात। तो हर जगह इन्वॉल्व है फाइनेंस, कहाँ इन्वॉल्व नहीं? एग्जैक्टली हर जगह इन्वॉल्व है। देखिए सबसे, मैंने आज आप शायद नहीं थे तो मैंने कहा इतने स्पीकर बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट।
लेकिन उन सब में से बेहतर जो बुनियादी चीज़ है वो फाइनेंस। अगर एक बंदे की फाइनेंस ही ठीक नहीं है, उसको रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो सुकरात बुकरात की क्या बातें करेगा। ये जितने जमहूरियत पे शाम को भाषण मिलते हैं आपके यहाँ टीवी पे, ये वो लोग हैं जो बिलियनर हैं, जिनके घर बने हुए, हसन निसार कोई गरीब आदमी है, वही उनके तो मसाइल ही डिस्कस नहीं हो रहे। वो उनका मसला ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत रहे या ना रहे, उनका मसला ये नहीं है कि रूस हमला करे यूक्रेन पे कि ना करे, उनका मसला ही कुछ और है। उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, वो उनके मसाइल ही कुछ और है। ठीक है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मैंने एक हदीस भी सुनाई जो लोग ने सुनी कि जो गुर्बत है वो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि हर मुसलमान जो है अल्लाह ताला उसको इतने रिसोर्सेज दे कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे, और ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे गुजारना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये इस्लाम में इसकी बिल्कुल परमिशन है। ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है कि वो सूफीज़म से और वो क्रिश्चियनिटी से चीज़ें आई हैं, जहाँ वो दुनिया को अलहदा रख देते हैं और सिर्फ अपने आप को जो है ना वो डेडिकेट कर देते हैं जी हम आखिरत के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा इस्लाम में कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है जी, तो हमने 2 डेफिनेशन की, इस पर कोई इख्तलाफ? सर श्योर जी, ओके। अच्छा, मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन भी है, वो आपने शायद हेनरी फॉयल की कहीं किसी मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ी हो। उसने कहा था मैनेजमेंट कोई फंक्शंस करते हैं, उसने तो 5 गए थे, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके मैं उस पर 3 एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करूंगा। तो व्हाट इज मैनेजमेंट फॉर मी? फॉर दिस कोर्स मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज: प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये बातें प्लानिंग की इन्होंने मुझे बताई, कंट्रोलिंग की उन्होंने कोई कहीं से मुझे आवाज आई थी, वो उन्होंने बताया मैनेजमेंट था, लेकिन एक्चुअली वो कंट्रोल बता रहे थे। तो है तो मैनेजमेंट का हिस्सा ही है ना। तो मैनेजमेंट 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, 3 काम है, 3 टास्क हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मैनेजमेंट। नंबर 1 इज प्लानिंग। जी बिल्कुल, जो मेरे आखिर में बैठे, प्लानिंग क्या होती है, योर ओपिनियन? सर, किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए हम स्टार्टिंग में उसकी प्लानिंग करते हैं, कैसे हम ठीक है इस तक पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तक पहुंचेंगे। ठीक है, गुड, ठीक है। सर जो बिल्कुल साथ बैठे, प्लानिंग। सर प्लानिंग ब्रदर ने कहा कि किसी टारगेट को अचीव करने के लिए पहले हम जो वर्किंग करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको यूजुअली की पेपर वर्क की जो उसका प्लान स्केड्यूल बनाते हैं, काम में ठीक है, कैसे कर रहे हैं, काम कैसे, ठीक है, ठीक है जी, setting the timelines and costs and the scope to ठीक, achieve a certain objective. गुड, set of activities to reach a desired goal. ठीक है। सर इन टर्म ऑफ फाइनेंस प्लानिंग को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, वो अब छोड़ दें, फाइनल वैसे ही कर दें आप। मतलब आपने कोई काम कैसे करना है, ठीक है, उसकी आप कोई काम कैसे करना है, गुड, माइंड पिक्चर। ठीक है, माइंड पिक्चर, एक्सीलेंट जी। पहले गोल्स डिफाइन करेंगे, गुड। किसी भी काम को हाँ करने के लिए ना, हाँ उसकी पहले आप फोसी करेंगे, उसकी इनपुट्स, ठीक है, उसकी टूल्स टेक्निक्स और उसकी प्रोड्यूस्ड आउटपुट, एग्रीड, मेकिंग अ स्केच ऑफ व्हाट टू डू, एक्सीलेंट, मैकेनिज्म। गुड, गुड, मोर और लेस। देखिए मैं इसको सादे लफ्जों में बयान कर देता हूँ। तो देखिए मेजॉरिटी लोगों ने हमें ये कहा कि हमें किसी गोल को, किसी टारगेट को अचीव करना और उसका रास्ता। भाई प्लानिंग में 2 चीज़ें हैं, पहले वो गोल मंजिल तो सेट करें। इन्होंने सिर्फ कहा 2 चीज़ें हैं, व्हाट इज टू बी डन, वो पहले गोल तो तयन करें, मंजिल का तो तयन करें, ये भी प्लानिंग का हिस्सा है। जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, क्या टारगेट है हमारे। वो फाइनेंस में भी हो सकते हैं जी, 20 लाख का मुनाफा कमाना है। वो कैरियर में भी तो हो सकता है ना प्लानिंग, कि जी मैंने CEO बनना है कंपनी का। तो पहले मंजिल का तयन करना, पहले गोल को सेट करना, फिर उन गोल के तक पहुंचने के रास्ते के लिए जरूरी नहीं कि पेपर बनाए। इन्होंने कहा माइंड पिक्चर, आई डू एग्री। प्लानिंग जरूरी नहीं कि रिटर्न में हो, वो ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। प्लानिंग जो है वो आपका माइंड स्केच भी हो सकता है। तो व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, के कैसे की जाए, ये 2 चीजें सिर्फ प्लानिंग है। सेटिंग योर गोल्स एंड एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज गोल्स। वो जो रास्ता है मंजिल की तरफ जाने का, उसको स्ट्रेटजी बोलते हैं।
स्ट्रेटेजी को रॉकेट साइंस नहीं है। सपोज मैंने यहां से एयरपोर्ट जाना है तो मुख्तलिफ ऑप्शन है ना। रीचिंग एयरपोर्ट, दैट इज माई डेस्टिनेशन, दैट इज माई गोल, बट हाउ टू रीच, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो उनमें से मैं एक पिक करूंगा जो मुझे सूट करेगी। तो मंजिल के लिए जाने की तरफ बहुत सारे रास्ते होते हैं, क्लियर है ना। तो वो जो है पानी भी, तो वो जो है, आई होप कि मेरी बात समझ आ गई आपको। बस समझ आ रही है ना, जाग रहे हैं ना, सोना नहीं है, ठीक है। ये मेरा टारगेट ये है कि सोने नहीं देना आपको, ठीक है। तो माजरत के साथ जो ऑफिस से थके होंगे या घर से बीवियों की डांट सुन के आए होंगे मेरी तरह उनसे पहले एडवांस में माजरत, ठीक है। तो और आप प्लान कर रहे होंगे हमने घर जाके खाना बनाना है, तो जरा प्लीज उसका संडे है तो उसका मेन्यू शेन्यू सोच रहे होंगे, तो मैंने अटेंशन नहीं डाइवर्ट होने देनी, दैट इज माई गोल, ठीक है। सो तो अच्छा, तो अब बेसिकली जो हम बात कर रहे थे वो थी प्लानिंग की। तो क्या करना है पहले ये डिसाइड करें और कैसे करना है, क्लियर। एग्जाम्पल मुलाजा हो आपके लिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये वही चीजें जो हमने डिस्कस कर ली। एक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल ये है कि जी एक कंपनी ने टारगेट सेट किया कि प्रॉफिट को हमने इंक्रीज करना है 20%। कितना इंक्रीज करना है? 20% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये टारगेट है, यानी पिछले साल अगर 1 लाख था, ये 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ 20 लाख करना है, क्लियर। अब इसकी तरफ बहुत सारे रास्ते जा सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट हो सकता है ना, कॉस्ट को रिड्यूस करें, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? इंक्रीज सेलिंग प्राइस। इसे यानी यूनिट जो आप बेच रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ा दें। तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। प्राइस ना बढ़ाएं, यानी आप उसकी एडवर्टीजमेंट बढ़ा दें फॉर एग्जांपल, तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा तो उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। और भी हो सकते हैं, तो इनमें से जो आपको सूट करेगा वो आप यूज करेंगे। ये स्ट्रेटेजी होती है। मुशर्रफ साहब बड़ा कहा करते थे स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक। तो दिस इज स्ट्रेटेजी, सिंपली वो रास्ता है जिसके थ्रू आप मंजिल तक पहुंचते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है, चलें पहले डिसीजन मेकिंग पे बात करते हैं, फिर हम पहले आपसे पूछते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, फिर हम बात करेंगे। जी, जो आखिर में स्टूडेंट आए, बेटा आप बताइए डिसीजन मेकिंग क्या होता है, आपका क्या ख्याल है? ये कोई एग्जाम नहीं है, कम अप विद द आइडिया। गलत हो जाएगा तो नंबर नहीं काट जाएंगे, प्लीज। अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डॉक्टर उमर ने पढ़ाया था मेक और बाय डिसीजन। गुड, आपने प्रोडक्ट को खरीदना है या आपने बनाना। एक्सीलेंट, इसको आउटसोर्सिंग भी हम कहते हैं, आउटसोर्सिंग डिसीजन करना। एक्सीलेंट जी, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी टू रीच योर गोल। एक्सीलेंट। देखिए स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, कोई भी काम जो बेस्ट ऑप्शन है, क्लियर। तो डिसीजन मेकिंग के लिए लाजमी है कि आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। समझ आ गई ना? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दी गई थी कि आपने आना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, रहना है, तो बाकी किसी को ऑप्शन नहीं दी जाती। वो आते हैं, वो लेके चले जाते हैं। तो हम कह नहीं, हम नहीं ये कर रहे हैं, उनके नहीं, वहां डिसीजन मेकिंग नहीं चल सकती। समझ आ रही है? तो व्हेन यू हैव ऑप्शंस then you are supposed to being a rational person, you are being supposed to choose the best option among the available। यही होता है ना? ओके, दिस इज डिसीजन मेकिंग। अब उसके एग्जांपल क्या है? फाइनेंस में बहुत सारी हैं। मैंने सिंपल सी कि अगर आपके पास 5 मिलियन है तो क्या ऑप्शन की हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने की? रियल एस्टेट में चले जाएं। अच्छा, फिर ये यहाँ बात खत्म नहीं होगी। रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी लें कि रेजिडेंशियल लें? समझ आ रही है? फिर यहां से फर्ज हो गया, फिर होगा B17 में लें, बाहर लें। डिसीजन मेकिंग इज परवेसिव, राइट। सुबह से उठकर शाम तक हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि नहीं करते? आज हमने कौन सा कॉम्बिनेशन पहनना है, इसमें भी डिसीजन मेकिंग है। क्या खाना है, ठीक है, बहुत सारे खाने यहाँ यही लड़ाई होती रहती है कि आज क्या बना है आज क्या बनेगा। सो
you know, you can invest in forex, got it, forex, ठीक है, you can invest in stock exchange. और अच्छी बात यह है कि मुझे याद है कि इसकी भी मैंने ट्रेनिंग कराई है स्टॉक एक्सचेंज की, फाइनेंस मैंने बताया ना कि MCB है, टेलीनॉर है, बहुत सारे और कंपनीज है जहाँ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी डिटेल से बात होगी. सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन, ये जो मुख्तलिफ कंपनीज करती है ना कि कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं तो उसमें हम करें या ना करें, तो वो बेसिकली हमारे कोर्स का हिस्सा है. ये सारी चीज़ें हम कोर्स में पढ़ेंगे, बट मैंने उसको बड़ा सिंपल रखा है फिलहाल कि आपको समझ आ सके. श्योर? अच्छा, इसी तरह से देखिए पैसे लेने होते हैं आपने ना, एक और भी इसमें एस्पेक्ट हो सकता है कि आपको पैसे चाहिए, फंडिंग की जरूरत है, तो बैंक से लोन लेना है, तो फिर ये होगा इस्लामिक से लें, ठीक है, नॉन इस्लामिक से लें, ठीक है, यू नो. तो और भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं फाइनेंस में. ये ना बेसिकली डिसीजन होता है कि हम कोई कंपनी ये देखना चाहती है, फॉर एग्जांपल केस ये देखना चाहता है सिंपल वर्ड्स में कि ये इस्लामाबाद में तो है, गुजरांवाला में कैंपस लॉन्च करें कि ना करें, तो फिर इसमें पूरी इनकी प्लानिंग होगी. ये 20 सालों का कैश फ्लो एस्टिमेट करेंगे कि फिर उसको डिस्काउंट करेंगे, यानी उसका एक अंदाज़ा लगाएंगे. तो NPV और IRR वो टूल है जो आपको बताता है कि ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल है कि नहीं है. सादे लफ्ज़ों में हम कहते हैं अगर NPV पॉजिटिव आ जाए तो कहते हैं ये वायबल है, ठीक है. तो ये हमारा पूरा फुल फ्लेज 2 वीक का कोर्स है जिस पे हमने डिस्कशन करना है. फिजिबिलिटी स्टडी है कि हम कोई प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है. तो उसमें जो टूल यूज होते हैं फाइनेंस के, उनमें से 2 का नाम मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको. NPV स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो इनकी बेस पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसकी बेस पर हम जो है वो डिसाइड करते हैं इन टूल्स की मदद से कि ये फिजिबल है कि नहीं है. गॉट इट? और ये हर कंपनी करती है, यानी जब भी कोई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन जो खर्चा आज हो जाए और उसके फायदे आने वाले कई सालों में. उसकी सिंपल एग्जांपल एक छोटी सी प्रोडक्ट है, और बड़ी एग्जांपल जैसे FFC सिंध में है, FFC बलोचिस्तान में जाना जाता है, तो दोबारा फैक्ट्री लगाएगा ना, तो दोबारा फिजिबिलिटी होगी उसकी. तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जो कंपनी एक्सपैंड कर रही होती है वो ये करती है, ठीक है. चले, गॉट इट सर? कंट्रोलिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग? ये हम पहले बात कर चुके हैं जी. एनी आइडिया? बताया मुझे किसी ने पहले आपसे कंट्रोल क्या होता है? सॉरी, एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट. एनीवन एल्स? टारगेट से जो वो डाइवर्जन हो, हाँ, उसको अलाइन करते हैं. हाँ, देखें सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डायबिटीज है, उसने डायबिटीज कंट्रोल करना है, तो लॉजिकल स्टेप क्या होगा? पहला शुगर इनटेक कम करना, पहले चेक तो करें ना, उसकी है भी नहीं, पहले चेक तो कराएं, पता चले वो शुगर कम हो बंदा मर जाता है, ठीक है. तो पहली चीज ये है, तो फर्स्ट ऑफ देखें, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि एक आदमी का स्टैंडर्ड शुगर लेवल क्या है, वैल्यू क्या है. एग्जैक्टली, पहले तो ये पता होना कि नॉर्मल आदमी का है क्या, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड सेट करना. तो राइट, स्टैंडर्ड सेट करना, तो पहले स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, फिर वो खुद की चेक करे. तो आपको पता है डायबिटिक में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जरूरत नहीं हर वक्त ज्यादा ही होगी उसकी, ठीक है. तो पहला काम क्या है, उसे पता होना चाहिए कि नॉर्मल इंसान का डायबिटिक लेवल जिसमें भी मेजरमेंट वो क्या होती है, स्टैंडर्ड सेट करना. नंबर 2 एक्चुअल अपनी मेजर करे. नंबर 3 कंपेयर करे. हाँ, अब अगर आप कहते हैं कि ज्यादा है, इसको वेरिएंस बोलते हैं, इसको अब वो रिड्यूस करे, अब वो इनटेक कम करे, वॉक करे, मेडिसिन ले, जो भी वो करना चाहता है वो करे. ये रेमेडियल एक्शंस कहलाते हैं, रेमेडीज हैं. समझ आ गई? और अगर पहले ही कंट्रोल में है तो फिर करने की जरूरत ही कुछ नहीं. गॉट माई पॉइंट? अब मैं इसको फाइनेंस से एग्जांपल लेके आता हूं. पहली चीज, स्टैंडर्ड का मतलब है बजट सेट करें.
यार हमने इस साल इतने, फर्ज करें एक साल में हमने 12 लाख कमाने हैं, नंबर 1, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। स्टैंडर्ड को मैं बजट बोल रहा हूँ, आप पता है ना, बजट। फिर साथ साथ मैयर भी करते रहें, ये नहीं पता नहीं अपना रिकॉर्ड ही ना रखें। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, यकीन करें, पाक इस्लामाबाद में, पिंडी में, जिनके पास अच्छा खासा बिजनेस है, तो उनसे पूछे हाँ जी क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इधर से पर्ची निकालेंगे, इधर से मैंने इससे इतने लेने हैं, मैंने उससे इतने लेने हैं। अब बिलियन के काम कर रहे हैं लेकिन अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं कर रहे होते। समझ आ रही है? तो पहले दूसरी चीज क्या करें, रिकॉर्ड, आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है उसका सही रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरी चीज ये बेटा यहां रखो या डाइस में रख दो। तीसरी चीज क्या है कि फिर कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल एक साल का 12 लाख था, कितना था बजट, क्या था स्टैंडर्ड, क्या था 12 लाख। 6 महीने गुजर गए, अगर आपने 6 लाख कमा लिया इसका मतलब है ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर पहले 6 महीनों में आपने 2 लाख कमाया तो आखिरी 6 महीने में 10 लाख कमाना इट्स रियली डिफिकल्ट है। फिर आप कोई रेमेडी करेंगे उसकी। समझ आ गई? तो कंट्रोल समझ आ गया। फाइनेंस में हमारे यहां जो है हम वेरिएंस एनालिसिस बाकायदा करते हैं। हम पहले बजट सेट करते हैं, हर कंपनी करती है। फिर बजट के जब वो साल खत्म हो जाता है तो फिर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस उस बजट के खिलाफ रख के देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या गलतियां हुई, ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम और गलतियां रिपीट ना करें। जी क्लियर है यहां तक? जी आप बता देंगे कि हमने कंट्रोल में क्या बात की है? जी मैं आपके साथ जो बैठे आपसे बात करें। जी बताइए तो क्लास को, ताकि हम ना, मैं ये मेरी आदत है कि मैं अक्सर पूछता रहता हूँ ताकि क्लास जो है ना वो। जी सर इसमें ये बात है कि फॉर एग्जांपल आपने हाँ, तो उसमें अगर वो सबसे पहले देखेगा कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं डायबिटीज, ठीक है, किन लोगों को डायबिटीज होती है, ठीक है, तो उसमें देखेगा कि एक स्टैंडर्ड क्या है। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई भी वैल्यू है तो मेरी अपनी सेकंड पे स्टेप पे वो अपनी वैल्यू चेक करेगा, ठीक है, मैं किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, वेदर आई एम गोइंग हाई और लो, ठीक है। अगर वो लो है तो वो उसको हाई करने की कोशिश करेगा, अगर वो लो है तो हाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने में स्टैंडर्ड पे लेकर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर वो हाई है तो वो उसको लो करने की कोशिश करेगा ताकि वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ठीक है। और फिर इसके बाद भी मैंने कोई बात की है? सर उसमें वेरिएंस की बात है। हाँ वो जी वेरिएंस की बात हुई है। जी आप बताना चाह रहे हैं, बताइए। जी बताइए। वेरिएंस में ये सर कि जो हमारे सेट पॉलिसी उससे हमारी वेरिएशंस कहाँ पर एग्जैक्टली, और उसको चेंज को किस तरह मैनेज किया? एक्सीलेंट। देखिए एक्सीलेंट, देखिए पहली चीज़ ये, मैं दोबारा फाइनेंस वाली, देखिए अब तो इतना तजर्बा हो गया ना, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट को कितनी समझ आ रही है, क्योंकि इतना पढ़ाया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, छोटे बच्चों से लेके कॉर्पोरेट ट्रेनर तक, जहाँ CEO, चीफ एग्जेक्टिव और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बहुत सारे लोग बैठे, तो वो आइडिया हो जाता है। ठीक है, मैं टेलीनॉर में था, ट्रेनिंग करा रहा था, तो आखिर में हमारे चांसलर जो थे वो चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर शुएब। तो डॉक्टर शुएब साहब जब गए तो बच्चे तो नहीं थे, वो पार्टिसिपेंट, वो फीडबैक दे रहे थे। तो एक आदमी ने उसमें से, बड़ा स्टूडेंट ने बड़ा फीडबैक दिया, बहुत इंटरेस्टिंग था, हारून भी मेरे साथ थे वहाँ पे। उसने कहा सर इनके पास पता नहीं कौन सी चीज़ है कि हम 15 पार्टिसिपेंट्स थे, ये आके उसी के पास खड़े होते थे जिसको समझ नहीं आ रही होती थी, तो फिर वो हेल्प करते थे यार, तो ये हमें नहीं समझ आई। तो मैंने कहा इट्स एन आर्ट, आपको पढ़ाने से। एक्चुअली मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट था स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन मेरे अंदर एक कहते हैं कि खप था या शौक था कि यार मुझे टीचर बनना है, तो मैं वो छोड़ के अच्छा खासा कैरियर यहाँ आ गया। तो लोग मुझे, अभी वो आमिर खान की मूवी नहीं आई थी, क्या थी, 3 इडियट्स वाली, तो वो लोग मुझे कहते थे कि तू पहला इडियट है, कि तू इंडस्ट्री छोड़ के उधर जा रहा है। तो बहरहाल आई रियली एंजॉयड। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग्स में आ गया, तो वो फाइनेंशियली तो हो सकता है मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ जो हम वहाँ मैं कर रहा था, लेकिन एक्चुअली काम इंसान को वो करना चाहिए जिसमें वो एंजॉय करे। तो दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आया ना स्टूडेंट, क्लास में बैठा, वो इन्वॉल्व हो, और वो आने से पहले और क्लास से जाने के बाद कोई फ़र्क तो होना। अगर वैसे ही आया है
और वैसे ही चला जाए तो 3 घंटे अपने भी ज़ाया किए, मेरे भी ज़ाया किए। आ तो हम वैसे ही रहे ना, या तो ना आए, घर बैठ के रिकॉर्डिंग देख लें। जब हम आ रहे हैं, देखो कितना महंगा पेट्रोल है, तो यू शुड गेट समथिंग, राइट, तो सीखे जाए। अच्छा, तो कंट्रोल में हमने कहा, क्या कहा आप बताएंगे सर? हाँ, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर, गुड, उसके बाद उसको आपने कंपेयर करते रहा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, गुड, जहाँ कहीं वेरिएंस नजर आ रही है तो आपने रेमेडीज, बस एग्जैक्टली। तो हर कंपनी यही काम करती है, ये वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर मैंने शामिल किया है। ये तो सारे स्टेप्स हो गए। जी 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 जी। जो अगर वन लाइनर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कंट्रोलिंग, तो आई थिंक इट इज स्टीयरिंग टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव। देखिए एग्जैक्टली, स्टेयर करना, या हम कह सकते हैं वो अगर डेफिनेशन हम करना चाहें, इट्स बेसिकली द फर्स्ट वन इज कंपेयरिंग योर standard or goal with the actual performance and taking the remedial action if necessary। 2 लाइनें इस तरह हम कह सकते हैं, गॉट इट, इस तरह भी कह सकते हैं। आप भी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि एक्चुअली हमने उसको घुमा फिरा के उसको ट्रेन को ना पटड़ी पे चढ़ाना है। जैसे वो पटड़ी से उतरेगी, एक ट्रैक है उसमें हम जा रहे हैं, जैसे वो डी ट्रैक होगा तो हमने उसको वापस लाना है, और कोशिश करनी है कि सिर्फ यहाँ लाना तो है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट भी करना है कि क्यों डी ट्रैक हुई, ये वेरिएंस की वजह क्या थी, ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें ना आए। जब हम पूरा चैप्टर है डिटेल में जाएंगे तो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। आप तो इंजीनियर हैं कि मटेरियल की प्राइस वेरिएंस क्यों हुआ, किसकी गलती थी। वो वेरिएंस की वजह आपने नीचे लिख दी कि आपके स्टैंडर्ड रियलिस्टिक नहीं थे। हाँ, वो भी हो सकते, स्टैंडर्ड्स भी रियलिस्टिक नहीं हो सकते, ये बिल्कुल बहुत जेन्युइन रीज़न है। आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दिए। अब मैं कहूँ इतने वेट के साथ जी मैं हाई जंप लगाऊंगा तो मेरा स्टैंडर्ड ही गलत है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ आ गई? जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं वो करूँ ना, तो अगर आपके स्टैंडर्ड ही गलत है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यू आर वेरी राइट। और अक्सर ये सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है कि आपके जो स्टैंडर्ड है वो रियलिस्टिक नहीं होते। पाकिस्तान में अगर आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, आप 2 साल पुरानी प्राइस लेके अपने बॉस को दे रहे हैं कि इसमें मैं प्रोक्योर करूंगा, भाई यहाँ तो 5 मिनट बाद प्राइस बढ़ जाती है, तो हमने तो स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। आप शुगर मिल में काम कर रहे हैं, आप शुगर केन खरीदने जा रहे हैं, तो एक एक लम्हा शुगर की प्राइस या फ्यूल की प्राइस जो है वो आजकल हालात में आप फोर्सी नहीं कर सकते। समझ आ रही? तो उसको हम कुछ ना कुछ प्रोविजन डाल के इन्फ्लेशन का, मिसाल के तौर पर मैंने अगर आज से 6 महीने के बाद कोई चीज प्रोक्योर करनी है, प्रोक्योरमेंट समझते हैं ना, खरीदनी है, तो अब मैं बजट बना के अपने मैनेजर को या टॉप मैनेजमेंट को दे रहा हूं और मैं आज की प्राइस डाल रहा हूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं। मुझे 6 महीने की एंटिसिपेटेड उसमें इन्फ्लेशन डालनी चाहिए, एक्चुअल नहीं जो फोरसी करके आएगी। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। अगर मैं आज की प्राइस डाल दूंगा तो एग्जैक्टली तो वो उसमें, ताकि वो उसको मैनेज कर सके। एग्जैक्टली समझ आ गई? तो पहली चीज यही है। आई होप कि वी हैव डन इट। अब इसके साथ फाइनेंशियल का वर्ड लगा लें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गई? मैनेजमेंट में 3 एक्टिविटीज थी, कौन कौन सी? क्या बात है, ये देखें, ये है हमारी मैनेजमेंट। 3 चीजें थी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इनके साथ फाइनेंशियल लगाते जाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग तो मनी और मनी रिलेटेड मैटर्स की प्लानिंग करना, और हम इसको बजटिंग कहते हैं। ये 2 चैप्टर हमारे कोर्स में है। बजटिंग 2 चैप्टर हमारे कोर्स में है। डिसीजन मेकिंग ये तो पर वैसे वे तो हर जगह है, इसमें भी 2-3 चैप्टर्स हैं। जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि मैं इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में करूं या ना करूं, मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं या ना करूं, इसमें भी 2-3 चैप्टर हैं। और कंट्रोलिंग में भी 2-3 चैप्टर्स हैं। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। और फाइनेंशियल प्लानिंग आप बेशक लिखना चाहें तो बजटिंग हर बंदा करता है, हर कंपनी करती है। डिसीजन मेकिंग भी, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, वेरिएंस एनालिसिस। तो अगर हम इसको सम अप करें तो हम कहेंगे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मनी रिलेटेड मैटर is known as financial management। जी, अकाउंटिंग ऑलरेडी बट अगर उसे फाइनेंस किसी के साथ नहीं करना चाहे तो उस पार्ट के साथ नहीं हो सकता है। कौन सा? अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग जो है इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। उसमें मेरा जो तीसरा लेक्चर होगा वो अकाउंटिंग पे होगा। मैं जरा उस पर आपको बेसिकली फेमिलराइज करा दूं, फिर आप मुझसे पूछिएगा कि वो किसके साथ रिलेट करता है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं एक चीज है क्या, तो इसलिए इस कबल वक्त होगा कि मैं उसको इसके साथ रिलेट करूं।
ठीक है, मैं पूरी अकाउंटिंग की ना बेसिक्स आपको कराऊंगा और एक प्रोजेक्ट भी आपको दूंगा कि जिससे आप कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस कर पाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड है बट दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ओके जी, एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड? समझ आ गई जी? श्योर ऑल ऑफ यू? अच्छा चले, आप कहते तो मान लेते जी। ये हम सिंपल आप पहले आने से पहले कर चुके हैं आप, ठीक है। हाँ मैंने रिपीट करा जी, कोई बताएगा मैंने पहली डेफिनेशन क्या की थी फाइनेंस की? साइंस एंड आर्ट मैनेजिंग द मनी। ठीक है, पैसे और पैसे से रिलेटेड जो मामलात है उसको मैनेज करना। ठीक है, यानी कम से कम पैसों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर लेना। सर इसको हम कॉस्ट में लेते हैं, मनी नहीं करते उस लिहाज से। क्या चीज? मतलब आज से 500 साल पुरानी बात हो नहीं, मनी सिर्फ कैश नहीं होता जी, मनी सिर्फ कैश नहीं होता, मनी करेंसी नहीं होती। एक्सक्यूज मी नहीं, क्लास इस तरह डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मनी जो है वो सिर्फ कैश नहीं है। ठीक है, इस पे भी हम डिबेट करेंगे आगे चल के, हमारे कोर्स में आएगा। मनी एंड मनी रिलेटेड थिंग्स। देखो बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो भी मनी है, आप वो वेल्थ है, आपके प्लॉट हैं ये भी उसी के अंदर शामिल है। तो सारी चीजें हैं, सिर्फ ये पैसे नहीं है जी। पहले तो आप मुझे बताएं लिक्विडेटेड क्या होता है? अच्छा, और इसके अलावा क्या होते हैं फिर? वो लिक्विडेटेड नहीं है? देखें तो वो तो ऑयल प्राइस भी वेरी करती है रोज, नहीं करती? गोल्ड प्राइस भी वेरी करती है। सिर्फ लिक्विडेटेड आप देखें, आप थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, सिंपली आपको सेटिस्फेक्शन के लिए। लिक्विड कहते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके। लिक्विड क्या होते हैं? जो जल्दी कैश में, तो स्टॉक शेयर्स भी आप उसी वक्त सेल कर सकते हैं, तो वो भी लिक्विड में आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और लिक्विडिटी का ताल्लुक प्राइस वेरिएशन के साथ नहीं होता। लिक्विडिटी मीन द एबिलिटी टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू कैश। अब देखिए आपके घर में पुराना फ्रिज है, दिस इज नॉट अ लिक्विड आइटम। आपकी पुरानी मेहरान है, बेशक है मेहरान, दिस इज अ लिक्विड। सो लिक्विडिटी मीन द एबिलिटी टू कन्वर्ट द थिंग्स इनटू कैश। गोल्ड तो है ही कैश, इसी तरह से जो शेयर्स या स्टॉक हैं वो भी कैश। क्लियर है? तो वो अभी हम फोकस रखते हैं, जब हम लर्न करते हैं ना उसका असूल होता है। जब मैंने पहली दफा गाड़ी सीखी तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा यार, मैं उससे पूछा ये क्या, उसने कहा नहीं भाई आज जो है ना अपनी लेन सीधी करे। 2 दिन स्टीयरिंग पकड़ के बैठे, अगले दिन फिर बताऊंगा। तो दिस इज हाउ वी लर्न न्यू थिंग्स, राइट? चलें जी। अच्छा जी, अब आई होप कि हमने डेफिनेशंस तो कवर कर ली और हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब जो सबसे बुनियादी टॉपिक है फाइनेंस का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। राइट, ये बाकायदा चैप्टर है। इससे पहले जितनी भी डिस्कशन की वो मैंने बेसिकली आपको एक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की मुख्तलिफ एस्पेक्ट से। ठीक है, होता ये है कि वो 5 अंधों ने हाथी को देखा। सुनिए एग्जाम्पल। नहीं सर, सुना। तो उसने कहा, जिसने उसके पाँव को हाथ लगाया तो उसने कहा इट्स लाइक अ ट्री, जिसने उसके साइड को हाथ लगाया उसने इट्स लाइक अ वॉल, और जिसने उसकी टेल को हाथ लगाया उसने कहा इट्स लाइक अ स्नेक। समझ आ रही है? तो इंसान है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, ऐसे हम इंसान है। अगर मैं आपसे पूछूं जो बिल्डिंग का कलर क्या, आप कहेंगे वाइट है। अगर ऊपर से गुजरेगा तो उसको डिफरेंट कलर की बिल्डिंग नजर आएगी। तो हर इंसान जो है वो ब्लाइंड है, उसका एक स्पेसिफिक परसेप्शन है, एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है। वो हाँ उस लिहाज से चीज़ को देखता है, उसमें उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। वो कहते हैं ना, किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो भूखे ने कहा 4 रोटियां। तो दिस इज पर्सपेक्टिव। समझ आ रही है? तो मैंने मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आपको बताया, एक लेमैन पर्सपेक्टिव से कि एक आम आदमी फाइनेंस किसको कहता है,
अच्छा, फिर हमने थोड़ा सा और टेक्निकल किया, फिर और टेक्निकल जाते हैं, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया। अब जो टॉपिक है, अगर आप इसको निकाल दें फाइनेंस से, तो फाइनेंस की पूरी बिल्डिंग क्लैप्स कर जाएगी। जितनी बैंककारी है, जितना फाइनेंस का नॉलेज है, वो सारा इसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। दिस इज सो फंडामेंटल, सो क्रूशल, राइट, एंड दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो मैंने इसको लिखा हुआ है कि अगर आप, दिस इज सेंट्रल पिलर, इफ वी एक्सक्लूड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम फाइनेंस, कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। सो लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, what do you think, what is time value of money? Any perspective? Value of money change with time. Excellent. Value of money, excellent. Change with time. बिल्कुल ठीक है. Actual worth of money with the passage of time. ठीक है. Value of money at current time. Value of money at current time. जी, जी. 2,000 rupees after 1 year. 1,000 today, or 2,000 after 2 years. Keeping the scenario of calibration too. Yes. Yes. नहीं, there are so many perspective. हाँ. 1,000 or 2,000. वैसे सर इंसान की ह्यूमन नेचर की बात करें तो उसमें यह है कि वो करंट सिनेरियो को प्रायोरिटी देता है बजाय इसके कि जिस तरह जो आपको चीज़ ठीक है। मालूम जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है वो इसी लॉजिक पे काम करती है कि जिसके जो चाहता है कि मुझे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ अमाउंट ऑफ चाहिए, इंश्योरेंस स्कीम, हाँ। इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसी लॉजिक पे काम इसे सही ही करते हैं ना। तो आप कह रहे हैं 1,000 टुडे, मैंने कहा 1,200, आप नहीं मानी। आई सेड कि चले 2,000 ले ले। 1,000 today or 2,000 after 1 year, which option is better? 1,000, make it 3,000. Mean इसको नहीं समझे, चले 1 लाख versus 3 lakh. You need the money now or you need the money after 1 year. Keeping this constant, you don't need money. मतलब immediately आपकी सारी चीजें पूरी हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? यानी कीपिंग ऑल द थिंग्स कांस्टेंट, यानी तभी समझ आएगी ना। यानी आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हैं, आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जी। कैसे चेक, एनपीवी कैसे चेक करेंगे? हम जो है कंपेयर करेंगे किसी, लेट्स से सर मैं कैश को ले लेता हूं इन टर्म्स ऑफ प्लॉट और इन टर्म्स ऑफ समथिंग, ठीक है, गुड। प्रेजेंट वैल्यू एंड आफ्टर 1 year वैल्यू, अच्छा, no which is the higher value, for example 3,000 is the higher of 3,000 is the higher, गुड, एक्सेलेंट, गुड जी, एक्सेलेंट जी। एनीवन एल्स? मैंने 1,000 और 3,000 कर दिया जी। देखें, सीधी सी बात। हाँ, कम अप मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा। चले इन्फ्लेशन को भी कांस्टेंट कर लें, चले जी 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 श्योर जी जी। मैं आपने सुना है, आप नहीं थे। ऑप्शन ये है कि 1,000 आज या 1,200 1 साल के बाद। इन्होंने कहा नहीं 1,000 आज। मैंने कहा चले आप 1,200 की बजाय 2,000 कर लें, फिर भी ये नहीं माने। मैंने कहा 1,000 को 1,200, आप 1,200 पे मान गए जी। 1 साल के बाद 2 साल excellent, very simple and very smart answer. I really appreciate. Excellent, सिंपल सी बात, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आप देखें, उन्होंने भी वही बात की, लेकिन जरा घुमा फिरा के उन्होंने टेक्निकल टर्म्स में की, एनपीवी निकाल के लिया, डेप्रिसिएशन। सीधी सी बात है भाई, आज अगर आप 1,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं और आप 1,000 को 1,200 से या 2,000 से या 3,000 से ज्यादा बना सकते हैं, तो फिर आप कहेंगे दफा करें, मुझे अभी दे दे। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो फिर आप कहेंगे ठीक है सर मुझे वो दे दे। ठीक है, बिल्कुल, वो तो ऐसे है ना। हाँ प्लीज का हाँ एग्जैक्टली, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखेंगे ना। हाँ बहुत कुछ है। देखें, पहली चीज तो ये है कि जो बैंक्स है ना, वो जब आप पैसे रखवाते हैं ना उसमें, तो एक्चुअली पैसे बढ़ नहीं रहे होते, कम हो रहे होते हैं। आई विल प्रूव इट, मैं ऐसे नहीं कह रहा। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है पाकिस्तान में,
आप 100 रुपए का नोट रात को मैं रख के सोया था, सुबह 80 रुपए का हो गया। हाँ लिटरली, मैं टमाटर लेने गया सुबह तो उसने कहा जी 140 से 180 रुपए हो गए। तो आप कन्वर्ट करके देख लें, रात को मैं उससे ज्यादा टमाटर खरीद सकता था। तो देखिए एक्चुअली मनी को हम खा नहीं सकते, मनी को पेट्रोल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ टूल है जिससे हम परचेज करते हैं। असल तो चीजें परचेज करते हैं। जब चीजें परचेज करते हैं तो क्या होता है कि मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो 100 रुपए का नोट सुबह उठा तो 80 रुपए का हो चुका था, वो उसमें 80 नहीं लिखे होते, बट उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो इसलिए कभी भी अपने पैसों को बैंक में ना रखें। बैंक देते हैं 5-10%, वो तो इन्फ्लेशन को कवर नहीं करते। आप देखें ना आज फूड आइटम की इन्फ्लेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 20 से 25% है। आप 1000 रुपये आज बैंक में रखे, बैंक देगा 1100 रुपया 1 साल बाद, बहुत भी उसका दिल हो गया। और जो चीजें आप आज 1000 रुपए से खरीद सकते थे, 25% इन्फ्लेशन हो तो वो कितने से खरीदेंगे? 1250 रुपए से। तो आप तो उतनी चीजें ही नहीं खरीद रहे जितनी पिछले, तो वैल्यू बढ़ नहीं रही होती, वैल्यू कम हो रही होती है। तो कभी भी बैंक्स की तरफ नहीं जाते, दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हर जगह होती है, लेकिन कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। ठीक है, किसमें अभी हम ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हम टाइम वैल्यू फिर पीछे रह जाएगा। अभी हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना। फिर जब हम इसको समझ लेंगे फिर इस पे भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। फिर वो अजीब ना, वो एक अजीब यानी एक जगह से अब जिगजैग सा बन जाएगा। हम फोकस कर रहे हैं किस पे? टाइम वैल्यू। तो आई रियली अप्रिशिएट द आंसर। और वो ये आंसर था कि देखें सिंपल है सर, अगर मैं 1000 रुपए से को लेकर 1 साल में 1200 से ज्यादा बना सकता हूं, या 2000 से या 3000 से, तो फिर यू विल प्रीफर 1000, अदरवाइज रिवर्स। क्लियर है? अच्छा, ये तो बात समझ आ गई। अब टाइम वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आदमी 1000 रुपए को लेके 1 साल के बाद 1500 रुपए या 2000 बना सकता है, तो इसका मतलब है आज का 1000 रुपया कल के 2000 रुपए के बराबर है। यही मतलब हुआ ना। अगर आप 1000 को लेकर 1 साल बाद 2000 बना सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ आज का 1000 इक्वल है कल के। तो पहली चीज ये है कि जो वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम, ये तो पहली चीज ये है। समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, फर्ज करें मैं अब आप इसको और क्लियर करता हूं, प्लीज तवज्जो रहे आपकी। अगर मैं इनसे कहता हूं ये एक ऐसी जगह रहते हैं जहां इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट भी कहीं नहीं कर सकते, यानी फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, तो क्या फिर ये कोई ऑप्शन नहीं? फर्ज कर लें एक ऐसी दुनिया है जहां कहीं इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर आज का 1000 और कल का 1000 उसमें कोई फर्क होगा? क्योंकि आप उसको इंक्रीज तो कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो फर्क आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आज पैसे होंगे, मेरी बात समझ आई? फर्ज करें कोई प्लॉट ना हो, कोई रियल एस्टेट ना हो, कोई डॉलर ना हो, नहीं खरीद सकते, कोई शेयर नहीं खरीद सकते, कोई कहीं पे भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप तकिए के नीचे रख के उसको छोड़ सकते हैं। तो फिर आज 1000 रुपए ले ले तो क्या उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे आप? फिर 2000 तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असल कहानी है वो ये है कि चूंकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस वजह से वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद द टाइम। नहीं समझ आ रही? समझ आ रही? तो मेन रीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो वो और पैसे लेके आएंगे। क्लियर हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट? अच्छा, मैं एक और आसान एग्जांपल देता हूं, चलिए इसको। और ये तो बहुत अच्छा आंसर दिया। आपका नाम? स्टैन। गुड। तो एक और 1000 रुपीज टूडे और 1000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। अब तो बहुत आसान हो रहा है। आज क्यों? नंबर 1, चले देखें इसको। अब मैं इसकी रीजन की तरफ आ रहा। नंबर 1, एक तो रिस्क इसमें कम है आज वाले में। अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन, वहां 2 है नहीं, यहां तो 1000 ही है, उधर भी 1000 है, तो बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन द सेम इन द बुश। 1000 इधर 1000 उधर। गेटिंग माय पॉइंट?
तो 1000 रुपया आज वाला बेहतर है। नंबर 1 रीजन, पहली रीजन रिस्क, दूसरी रीजन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप उसको डिवैल्यू ना कहें, डिवैल्यू जब बोलते हैं ना तो उसका मतलब होता है इन रिलेशन टू सम अदर करेंसी। अभी हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम एक्सचेंज रेट पे नहीं जाना चाह रहे, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। समझ आ रही है? हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, डिवैल्यू का मतलब होता है इन रिलेशन टू सम अदर करेंसी। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। व्हाट इज इन्फ्लेशन? कि जो परचेजिंग पावर है पैसे की वो कम हो जाती है क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं। तो पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उससे हम परचेज कर सकते हैं चीजों को। असल में तो चीजें लेनी होती हैं, पैसा तो कुछ भी नहीं है। तो चीजें जो कि महंगी होती है वो मैं एग्जांपल दे चुका हूं। तो दूसरी रीजन, नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 रिस्क, नंबर 3 असल जो है वो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही ना हो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो असल जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दैट इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कि आप पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और वो 2000 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है। आप देखें जो बहरिया टाउन ने जितने रिटर्न कमाए, जब नए नए, आज नई कंपनी आगे तो नहीं कमा सकती ना, वो दैट वाज द टाइम। क्योंकि आप पायनियर थे, नए नए थे, लोगों की हाउसिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, तो आपने आके अट्रैक्ट किया। और सेम इस देखे, जब आप सारे इंजीनियर बैठे हैं, जब आप पेटेंट लेके कोई नई चीज लेके आते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो क्या उसकी डिमांड ज्यादा नहीं होती? उस वक्त जो पैसे डबल ट्रिपल होते हैं वो बाद में आने वाला तो नहीं कर सकता। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? तो कॉन्सेप्ट पहला क्या है कि जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसकी 3 रीजन है। रिस्क, आज वाले में रिस्क कम है, अगर 1000 है तो आज वाले में रिस्क कम है। नंबर 2 आज वाले 1000 से ज्यादा परचेज कर सकते हैं क्योंकि 1 साल बाद महंगाई हो जाएगी। तीसरी चीज, आज वाले 1000 को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका ईमान बहुत ही कमजोर है। जैसे एक अदीब ने उर्दू में लिखा कि देखें जी, मैं नमाज तो पढ़ नहीं सकता, रोजा मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती, ज़कात मेरी जेब पे बहुत भारी है, लेकिन मैं शबे बारात को पटाखा चला के मुसलमान होने का सबूत दे सकता हूँ। ठीक है, तो हाँ इतना भी काफिर नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सबूत देना ना उसने। तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हम बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो उस पर भी आप 1000 आज जमा कराएंगे तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा ना। तो आज का 1000 कल के 1100 ही मिनिमम है, खुद करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? तो हमने कहा 3 रीजंस हैं इसकी वजह से मैटर करता है। बल्कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें एक लाइन में जैसे, तो वो ज्यादा होगा। 2 days रुपी, या 2 days रुपी कह लें, जो मर्जी कह लें। 2 days 1 rupee, 2 days 1 rupee has more worth as compared to 1 rupees after 1 year because of 3 factors, वही रिस्क, इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट। आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए से, या सूनर फंड्स आर बेटर देन लेटर फंड्स ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजंस। रीजन नंबर, सूनर फंड्स वो 1 दिन पहले भी आ जाए। आजकल आपको पता है एक गखड़ प्लाजा है पिंडी में, वो गिर गया था बा, तो उसके सामने ना बिल्कुल फ्रंट पे एक दुकान है, जन्नत गारमेंट्स, जहन्नम गारमेंट्स, वो सारी ना, तो वो ना, तो वहाँ पे मैंने एक दफ़ा शॉपिंग करने गया, बहुत पहले की बात है। तो उसमें वो फ़ोन करके पूछ रहा था, ये जो कल हमने डिपॉजिट कराया था आज उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है? तो आजकल 1 दिन पे भी इंटरेस्ट मिलता है। समझ आ रही है? तो 1 दिन भी पहले पैसे आएंगे तो आप उसको हो सकता है कि बहुत फर्क डाल दें। कैसी अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन प्लॉट मिल रहा है, आपने 1 दिन पहले खरीदा और उसके बाद मारगला रोड अनाउंस हो गया, तो B17 की प्राइस शूट करके यूं चली गई। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? जब मैं आया तो उन्होंने कहा जी हम तकरीबन कुछ 4-5 लाख रुपए मरला था, जैसे मरगला हुआ तो वो 8-10 लाख रुपए पे चला गया। अभी वो बना नहीं, अनाउंस हुआ। तो अगर आप उससे पहले 1-2 दिन पहले खरीदते हैं तो देखें पैसे, सूनर फंड्स आर बेटर देन लेटर फंड। Clear? This is time value of money. And why sooner funds are preferred? 3 reasons. Risk, inflation, ये important है, लेकिन सबसे important है investment opportunity. Clear है? समझ आ गई? Okay. तो क्या टाइम हो गया हमारे पास? नमाज की ब्रेक कर, बिल्कुल ठीक है जी, 1:15
1 हो गया. So let's have a break for prayer. तो इंशाल्लाह we'll start by after 30 minutes, right? तो 1:45 पे resume.